सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति पढ़ रहे हैं और काशिका वृत्ति की हमारी अभी तक 14 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज हमारी यह कक्षा संख्या 15वीं कक्षा है। ठीक है जी, चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे, 3-4 सूत्र पढ़ाए थे, कुछ तो अधिक सूत्र हो गए थे। एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था दीधि वेवी ताम और हलोनंतराह संयोगः और मुख नासिका वचनोनुनासिकः। ये 3 सूत्र आपको हमने पढ़ा दिए। आज का सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र होगा और बड़ा सूत्र है। हो सकता है 2 कक्षाओं में पूरा हो, पर कोई बात नहीं। एक एक अर्थ, उसके एक एक शब्द का अर्थ उसको पढ़ करके समझाएंगे आपको। ठीक है, नौवां सूत्र है। चलिएगा, तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये, संज्ञा सूत्र है। संज्ञा सूत्र ही चल रहे हैं प्राय करके। तो अभी संज्ञा सूत्र है ये। क्या संज्ञा करता है? सवर्ण संज्ञा। अध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में आपको ये हमने पढ़ा दिया था कि सवर्ण संज्ञा ये करता है। आइएगा, अब इसको पढ़ते हैं, एक एक शब्द का अर्थ इन्हीं के अनुसार समझेंगे। तुल्य शब्द सदृश पर्याय। तुल्य शब्द का अर्थ यहाँ पर वास्तव में क्या लेना है? सदृश। तुल्य शब्द के और भी अन्य अर्थ हैं, परंतु वो अन्य अर्थ ना लेकर के यहाँ पर तुल्य शब्द का अर्थ लेना है सदृश। तुल्य अर्थ तुला शब्द से एक यत् प्रत्यय होकर के, तद्धित प्रत्यय होकर के चौथे अध्याय के चौथे पाद में सूत्र है। वह तुला शब्द से एक प्रत्यय होता है तो तुल्य शब्द बनता है, तुला के द्वारा मापा गया, इस प्रकार से। परंतु वो अर्थ ना लेकर के इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तुल्य शब्द का अर्थ है सदृश, समान, जो प्राय करके प्रयोग में है। व्यवहार में हम तुल्य शब्द का किस अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं? सदृश अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, समान अर्थ के लिए। तो यहाँ पर एकदम पक्का कर दिया कि तुल्य शब्द सदृश पर्याय, सदृश समानार्थक ही है। और आगे इसमें शब्द है आस्य। तो कहते हैं आस्ये भवम आस्यम ताल्वादिस्थानम। आस्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं। ये पहले भी समझाया था आपको अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में, फिर बता देते हैं। एक है आस्य, आस्यम। आस्यम का अर्थ होता है मुख। क्या है? मुख। ठीक है, इसी आस्य शब्द से भव अर्थ में यत प्रत्यय ला करके दिगादिभ्यो यत, यत प्रत्यय आकर के आस्यम शब्द से यत लाएंगे तो भी फिर दोबारा भी आस्यम बनेगा।
तो आस्य माने मुख में होने वाला, मुख में होने वाला क्या है? स्थान है, वर्णों के स्थान है, कंठ है, तालु है, मूर्धा है इत्यादि। तो वही कहा, कहते हैं यहाँ पर जो आस्य शब्द लिया है वो मुखवाची नहीं, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आकर के जो बना हुआ है वो शब्द है आस्य। आस्य शब्द से ये मानिएगा, यहाँ पर मैंने आस्य और ये गी सप्तम अर्थ के अर्थ में तत्र भवा से दिगादिभ्यो यत से यत प्रत्यय हो जाता है, यत प्रत्यय होकर के लुक होकर के, और यहाँ पर क्या होता है, ये यस्येति लोपा से वो यस्येति च, यस्येति च से यकार का लोप हो जाता है, तो ये सही बचता है और ये इसमें जुड़ जाता है, तो भी ये आस्य ही बनता है ऐसा। यद प्रत्यय होने पर आस्य। अब इसका अर्थ बदल जाएगा, परंतु इसका अर्थ मुख नहीं होगा, अब मुख में होने वाले जो तालवादी स्थान यह, तो तालवादी स्थान का वाचक माने भव अर्थ में आए हुए यत प्रत्यांत वाची शब्द का यहाँ प्रयोग है, आस्यम शब्द का मुखवाची का नहीं है, ये बताने के लिए तो वही कहा आस्य भवम आस्यम तालवादी स्थानम, तालवादी। तीसरा शब्द है इसी के अंदर, ये समस्त पद है तो 3 शब्दों का त्रिपद समास है इसमें। तो प्रयतनम प्रयत्नः, स्पृष्टतादि स्पृष्टतादिर वर्ण गुणः। कहते हैं प्रयत्न क्या है, प्रयत्न शब्द का तो कहते हैं प्रयतनम, माने जो वर्णों को उच्चारण करने में जो विशेष प्रयत्न होता है, जो विशेष यत्न होता है, उसी को यहाँ प्रयत्न कहा। वर्णों के उच्चारण में 2 प्रकार के प्रयत्न हैं वर्णोच्चारण शिक्षा में, एक आभ्यंतर प्रयत्न है और एक बाह्य प्रयत्न है। तो वर्णों के उच्चारण में जो विशेष प्रयत्न है वो है आभ्यंतर, आभ्यंतर। तो यहां पर जो प्रयत्न प्रकृष्ट यत्न, प्रकृष्ट वर्णों के उच्चारण में जो मुख्य यत्न है वो है आभ्यंतर प्रयत्न। तो उस यहाँ प्रयत्न शब्द से कौन सा ग्रहण होगा, आभ्यंतर। तो स्पष्टता के लिए कहा स्पृष्टतादिर, क्या है, जो स्पृष्टतादि जो प्रयत्न है वो 4 स्पृष्टतादि हैं, एक है स्पृष्टता, ईशत ईशत स्पृष्टता और संवृतता और विवृतता, ये 4 क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न। तो यहाँ पर प्रयत्न शब्द से क्या लेना है, वर्णों के आभ्यंतर प्रयत्न, वो स्पृष्टतादि का ये क्या होते हैं, वर्ण गुण। ये जो वर्ण है उन्हीं का गुण माने धर्म है, कोई अलग वर्ण नहीं है, ये वर्णों में ही रहने वाला एक गुण है, उनका धर्म है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न भी गुण है, तो उसी प्रकार से आभ्यंतर प्रयत्न भी क्या है, वर्णों के ही गुण है। ये काशिकाकार ने स्पष्ट, इतना स्पष्ट हो गया आपको। तुल्य शब्द सदृश का पर्यायवाची है, आस्य शब्द का यहाँ पर अर्थ है तालवादी, वो अर्थ कैसे आता है वो बता दिया। प्रयत्न शब्द का अर्थ है आभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा, स्पृष्टतादि जो 4 प्रयत्न है, स्पृष्टता है, ईशत स्पृष्टता और संवृतता और ईशत संवृतता, वो संवृतता विवृतता, ये 4 प्रयत्न है आभ्यंतर। ठीक है, आइएगा अब कहते हैं आगे, अब ये तो इसका पदों का अर्थ खोला है, अब इसका अर्थ बताते हैं। तुल्य आस्ये प्रयत्नो यस्य
यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह स समान जातीयं प्रति सवर्ण संज्ञो भवति। कहते हैं तुल्यः, संधि करके विसर्ग हटा दिया इसलिए, कहते हैं तुल्यः आस्ये प्रयत्नः यस्य वर्णस्य, जिस वर्ण का, आस्य का अर्थ होगा तालवादी स्थान, तालवादी स्थान में जिस वर्ण का समान, तुल्य माने समान, प्रयत्न माने आभ्यंतर प्रयत्न है, जिसका, जिसके साथ में, जिस वर्ण के साथ में, सह माने ये न वर्णे न सह, जिस वर्ण के साथ में, सह, सह माने यस्य, वह वर्ण जिसका, वह वह वर्ण समान जातीयम प्रति माने जिस वर्ण के साथ में तालवादी स्थानों में प्रयत्न समान है, उसी वर्ण के प्रति, समान जातीयम का अर्थ है, माने यहां पर लिखा है यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह, कि जिस वर्ण के, मान जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ में समान स्थान, समान स्थान में समान आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो उसी वर्ण के साथ में, माने उसी वर्ण के साथ में वो सवर्ण संज्ञक होता है, सवर्ण संयोग होता है। ठीक है, यहां पर ये जो शब्द जोड़ा है, ये इसलिए जोड़ा है समान जातीय कम, कि यहां पर सवर्ण संज्ञा उसकी तभी ही होगी, ऐसा नहीं कि यहां पर मानो जिस वर्ण की, जिस वर्ण का, जिस वर्ण के साथ में क्या कर दिया, समान स्थान और समान आभ्यंतर प्रयत्न है, उसकी हमने सवर्ण संज्ञा कर दी, ऐसा कहते सवर्ण संज्ञा कर दी। माने सवर्ण संज्ञा करने में तो हम ये वाली शर्त देखेंगे, अब उसका नाम रख क्या, श्रवण, सवर्ण शब्द में अपना नाम ले दिया, क्या है सवर्ण। अब वो सवर्ण कोई कहे कि अब उसका सवर्ण संज्ञा हो गई, तो अब कोई दूसरे वर्ण के साथ भी रहेगा तो भी तो वो सवर्ण संज्ञा, उसका सवर्ण संज्ञा नाम हो गया, नहीं, उसकी सवर्ण संज्ञा तभी होगी जब वो अपने समान स्थान और प्रयत्न वर्ण के साथ में रहेगा, तब उतने ही समय तक रहेगी। उसके माने अपने समान स्थान और प्रयत्न वाले वर्ण के साथ रह करके ही सवर्ण संज्ञा, उस सवर्ण उसका नाम होगा और सवर्ण संज्ञा का कार्य होगा। इस बात को स्पष्टता के लिए यहां पर ये जोड़ा कि समान जातीयम प्रति, समान जातीयम का अर्थ है जिसके साथ में सवर्ण संज्ञा उसकी हो रही है, उसी के साथ सवर्ण संज्ञा मानी जाएगी। ये नहीं कि सवर्ण संज्ञा कर दी तो आपको कहीं दूसरे के साथ में बैठने लगेगा तो कहेंगे ये सवर्ण है, नहीं, जिसके निमित्त से सवर्ण संज्ञा की रही है तो उसी के निमित्त से ही सवर्ण संज्ञा उसकी मानी जाएगी, और यदि वो दूसरा हट जाता है तो फिर उसकी सवर्ण संज्ञा नहीं होगी। ये बात समझनी है, ठीक है, अभी और बताएंगे। ठीक है, तो जैसे मानिएगा यहां पर ये है अ, और ये है आ, और ये है आ प्लुत हो गया। इन तीनों वर्णों के क्या है, स्थान एक है, क्या स्थान है इनका, कंठ, और इनके प्रयत्न तीनों के समान हैं। आभ्यंतर इनके जो प्रयत्न हैं वो कैसे हैं, समान हैं। इनके आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, इनको विवृत माना गया है। ये क्या व्याकरण के कार्य करने में इसको क्या कर दिया है, विवृत कर दिया है, मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले। इन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत है। ठीक है, तो जो स्वर है, स्वर उनका प्रयत्न क्या है, विवृत होता है। तो वैसे व्याकरण के कार्य करने में ये भी विवृत है, ये भी विवृत है, ये भी।
ठीक है, जो आपको और सूत्र का प्रयोजन बताया था हमने। तो ये वर्ण की हम कोई कहे कि इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई, ये भी सवर्ण संज्ञक हो गया, ये भी सवर्ण संज्ञक हो गया, ये भी। अब यहां पर ये वाला शब्द ना जोड़े, ये वाला इतना, तो क्या होगा, इसका कोई कहेगा ये, और यहां पर ई आ गया, ई। अब कोई कहे इसकी सवर्ण संज्ञा है जी, सवर्ण संज्ञा है, तो सवर्ण संज्ञा है और इसकी भी सवर्ण संज्ञा है, इसकी भी सवर्ण संज्ञा कर देंगे, जो कोई इसका स्थान इच्छु शास्ता तालव्या तालु मान करके, और प्रयत्न भी इसका विवृत है, तो इसका किसके साथ में, इसके साथ में ई और ई और ई। इस बात को समझ लीजिएगा, आपको ये कहीं कोई समझाएगा नहीं, उस पुस्तक में भी नहीं लिखा हुआ मुख्य रूप से। अब क्या है, इनकी भी सवर्ण संज्ञा है। अब कोई कहे कि इसका भी नाम सवर्ण है और इसका भी नाम सवर्ण है। अब कभी क्या हो, ये हम एक जगह पर ये आ गया और ये आ गया, कोई कहे ये भी सवर्ण संज्ञक है, ये भी सवर्ण संज्ञक है, नाम तो रख दिया, ये भी सवर्ण संज्ञक है यहाँ पर, तो अका सवर्ण दीर्घ यहाँ पर लगना चाहिए, अकः सवर्ण दीर्घ, ये अक में आ रहा है, तो अका सवर्ण दीर्घ यहां पर भी लगने लगेगा, क्योंकि ये भी सवर्ण संज्ञक है, ये भी सवर्ण संज्ञक है। यदि वो पद नहीं दे इस वृत्ति में तो ये दोष आ जाएगा, यहां पर भी दीर्घ होने लगेगा। अब इसका दीर्घ क्या होगा, आ पर्याय से होगा जी, या तो आ होगा या तो एक बार ई होगा एक बार आ होगा, गलत हो जाएगा। तो कह रहे नहीं, ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसलिए कहा कि येन वर्णेन सह समान जातीय प्रति, भाई समान जातीय प्रति माने ये जो वर्ण है जिसका नाम सवर्ण तभी होगा जब इसके साथ में या इसके साथ में, यदि ये दूसरे के साथ में चला जाता है तो इसका नाम सवर्ण नहीं है, ये सवर्ण संज्ञक नहीं है। एक बात को स्पष्टता करने के लिए यहां पर यह शब्द जोड़ा गया है वृत्ति में, समान जातीयम प्रति सवर्ण संज्ञो भवति, सवर्ण संज्ञक होता है। अन्य चाहे दूसरा बेशक वो भी सवर्ण हो, परंतु उसके माने समान प्रयत्न और स्थान वाले के साथ में होगा, भिन्न प्रयत्न और स्थान वाले के साथ में सवर्ण संज्ञक नहीं होगा, ना सवर्ण संज्ञा, उसका सवर्ण संज्ञा कोई कार्य होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सूक्ष्म विषय तो है पर समझ में आ गई होगी, ठीक है, चलिएगा। ये इतनी बात के लिए पद जोड़ा है। अब यहाँ पर एक बात ये आती है, मैं आपको समझा देता हूं यहीं पर, कि इसका जो अर्थ करते हैं आप काशिका की वृत्तियों में भी देखेंगे कि इसका अर्थ क्या किया, कि जिन वर्णों का माने जो तालवादी स्थान समान है और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, वो वर्ण अपने समान स्थान समान प्रयत्न वाले के साथ सवर्ण संज्ञक होते हैं, ये कहा। परंतु यहां पर जो अर्थ है वास्तव में ये क्या हो रहा है, यहां पर तो एक मोटे रूप से यदि आप विचार करेंगे इतने पद पर तो थोड़ा सा डाउट हो सकता है, होना भी चाहिए। समान रूप से तो मैंने बता दिया, आपको संतुष्ट हो गए तो ठीक है। यहां पर क्या हमने इसका किया, ये हमने ली सप्तमी, ध्यान रखेंगे क्या कही, सप्तमी। यहां पर ये अर्थ कहां से आ गया कि तुल्य प्रयत्न, भाई तुल्य का संबंध तो हमने प्रयत्न के साथ जोड़ा है। हम बार बार अर्थ में ये बात कह रहे हैं कि तुल्य स्थान और प्रयत्न जिनके, तो तुल्य स्थान, तुल्य शब्द प्रथमांत है, प्रथमांत का संबंध विशेषण किसके साथ बनेगा, ये विशेष या प्रयत्न, तो ये इसी का तो वो बनेगा विशेषण। ये तो आस्य में तालवादी स्थान, तो सप्तम अंत है। तो हम बार बार आपको ये कह रहे हैं कि समान स्थान और समान प्रयत्न, और ये हिंदी की वृत्तियां भी कह रही हैं, सभी कह रही हैं, और यही अर्थ भी लिया जाता है, ऐसे ही हमें अर्थ भी घटाना है।
तो यदि आप ऐसा विचार करने लगे कि भाई तुल्य का अर्थ तो हमने यहां लगा दिया, अब ये भी तो हो सकता है कि आस्य कहा है। क्या कहा है? आस्य। आस्य, आसमा तालवादी स्थान। तालवादी स्थान में क्या है? तालवादी स्थान में, अब तालवादी स्थान समान नहीं देखने हमको, हमको तो प्रयत्न समान देखना है। क्या? प्रयत्न। भाई तुल्य का संबंध इसी के साथ लगा, तो चाहे बेशक स्थान अलग अलग हो, बेशक स्थान अलग अलग हो, क्योंकि यहां तुल्य का संबंध इसके साथ लगा ही नहीं बिल्कुल भी। इस बात को समझिएगा, हमने ये कह दिया सीधा तुल्य आस्य प्रयत्न, तालवादी स्थानों में जिन वर्णों का तुल्य प्रयत्न है। अब ये मानिएगा आप, इसी में आपको बताया जाएगा, ये काश्य का आप पढ़ेंगे हिंदी में, आपका वर्णोच्चारण शिक्षा अभी इसमें ही बताएंगे, ठीक है, कि जो ये वर्ण है, आ, ई, उ, रे, और भी आगे वर्ण है जो मानिएगा अच, अच मान लेते हैं अभी हम सामान्य रूप से। इन सभी का आभ्यंतर प्रयत्न क्या है? विवृत। क्या है? विवृत। इन सभी का प्रयत्न क्या है? समान है। समान है इनका। तो अब कोई कहने लगे भाई कि तुल्य प्रयत्न, आस्य माने तालवादी स्थान, स्थान तुल्य तो नहीं हम जोड़ रहे, तो तुल्य को तो हमने इसके साथ जोड़ दिया ना। अभी तो हिंदी में तो बोल रहे थे, आपको केवल संस्कृत का अर्थ करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो भाई ये कहा तालवादी स्थान, इसका मानो कंठ है, इसका तालु है, और इसका उपपद्मानी माने ओष्ठ है, उपपद्मानी या ओष्ठा, ओष्ठ है इसका, इसका मूर्धा है, परंतु प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न समान है इनका। तो यही तो कहा कि तालवादी स्थानों में, तो तालवादी स्थानों में तो स्थान में समान नहीं दिया, यहाँ पर अर्थ नहीं आ रहा निकल करके, तो फिर इनकी भी सभी की आपस में सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो फिर ये ऐसा यहां पर आज से हम समान स्थान कह रहे हैं, ये बात कहां से निकल के आ रही है, इस बात को आप समझिएगा। ये बात यहां से ही निकल के आ रही है। यहां पर क्या दिया है? आस्य। आस्य में क्या दिया है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये जो आस्य शब्द है यहां पर ये एक वचन में पड़ा हुआ है, इसलिए एक बार में ये किसी या तो तालु को ही कहेगा, या मूर्धा को कहेगा, या कंठ को कहेगा, क्योंकि वर्णों के जो उच्चारण स्थान है वो 6 बताए हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका। क्या है? वर्णों के उच्चारण के जो स्थान है वो क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, ये बताए हैं। तो यहां पर एक बार में इन सब का स्थान ग्रहण नहीं होगा। यदि इसका कंठ है तो हम जब इसकी करेंगे तो कंठ ही आएगा। यहां पर यह नहीं कहा कि तुल्य आस्येषु, आस्येषु नहीं कहा, एक वचन होने के कारण से यहां पर ये अपने आप ही, जब प्रयत्न हम तुल्य देखेंगे
तो एक स्थान का ही ये बोध कराएगा, कोई एक स्थान ले सकते हैं हम, एक का ही वाचक होगा। आस्य, आस्य का अर्थ है तो कंठे हो सकता है, या तालव हो सकता है, या मूर्धन्य हो सकता है, या नासिकायाम हो सकता है, या दंते हो सकता है, या ओष्ठे हो सकता है, एक ही आएगा। तो इसलिए यहां पर जब एक ही आएगा तो सबका ग्रहण नहीं हो सकता, ये किसी एक को एक बार नहीं बोलेगा। जब हम तुल्य प्रयत्न जिस वर्ण के साथ देखेंगे तो उनका अपने आप में ही स्थान एक होगा, अपने आप ही स्थान ये एक समय में एक ही स्थान को देगा। या एक वचन क्या है, प्रधान रूप से इस बात को बोधित करता है। इसलिए हम और ये सभी व्याख्याकार इसलिए कहते हैं हिंदी में लयबद्ध तरीके से कि जिन वर्णों का समान स्थान है और समान प्रयत्न है आभ्यंतर, वो वर्ण उसके साथ में ही सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि आस्य एक वचन में निर्देश, एक वचन में निर्देश है तो एक बार में ये एक ही को कह सकता है, या तो तालु को कहेगा, या कंठ को कहेगा, दंत को कहेगा, ओष्ठ को कहेगा, नासिका को कहेगा। ये यहां पर गहराई से ये आपको समझना है, ये दोष आता है कभी जब गहराई से आप सोचने लगे कि हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए तुल्य को इसका हमने विशेषण बना करके भी यहां पर जो अव्यवस्था आ रही थी, अनेक स्थानों के ग्रहण की संभावना हो रही थी, वो काशिकाकार ने एक वचन डाल करके दूर कर दी। ठीक है, अब आस्य से एक ही आएगा, कंठ ले लेंगे, या तो तालु ले लेंगे, या ओष्ठ ले लेंगे, या मूर्धा ले लेंगे। एक बार में दो नहीं आ सकते, क्योंकि एक भाई राम कहने से एक ही राम का तो बोध होता है, राम कहने से एक ही राम का बोध होगा, बालक का कहने से एक ही बालक का बोध होगा ना। तो यहाँ पर आस्य कहने से एक बार में किसी एक ही स्थान का निर्देश हो पाएगा। तो एक अब वो समान स्थान तो अपने आप ही हो जाएगा। फिर जब एक ही स्थान का करेगा तो भाई आपको आ तो आ माने कंठ जिनका स्थान है, कंठ कंठ में कौन है, अ जो भी। ठीक है, तो ये यहां पर मैंने समझा दिया। चलिएगा अब चलते हैं आगे, हो सकता है सूत्र नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अब कहते हैं यहां पर ये बताते हैं चत्वार आभ्यांतराः प्रयत्नाः सवर्ण संज्ञायाम आश्रीयन्ते। माने आभ्यंतर प्रयत्न चार हैं जो बता दिए आपको। ये आपको स्पृष्टता है, और ईषद स्पृष्टता, और संवृतता, और विवृतता। तो कहते हैं ये चार ही आभ्यंतर प्रयत्न सवर्ण संज्ञा करने में आश्रयन्ते, माने इनको ही निमित्त बनाया जाता है, इन्हीं का आश्रय लिया जाता, बाह्य प्रयत्न का नहीं लिया। ठीक है, कहते हैं बताते आगे स्पृष्टता, ईषत् स्पृष्टता, संवृतता, विवृतता चेति। अब वर्णोच्चारण शिक्षा आपको ये थोड़ी सी यहाँ बता देंगे, बाकी तो आप वहां देख लेंगे। वर्णोच्चारण शिक्षा हमने पढ़ा दिया आपको, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति पढ़ाने से पहले आपको वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई थी मैंने। कहते हैं आ, इसका मतलब है ये दीर्घ है, वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं आ, नहीं दीर्घ नहीं है, ह्रस्व ही ले रहे हैं। क्या है ये तीन प्रकार के ह्रस्वकार, इति त्रयो अकारा उदात्तानुदात्त स्वरिताः प्रत्येकं सानुनासिका निरनुनासिकाश्च ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात् अष्टादशधा विद्यन्ते। ये जो आ ये हो गया हमारा, हमने इसको उदात्त मान लिया, इसको अनुदात्त मान लिया, और इसको स्वरित मान लिया। ठीक है, ये तीन आकार। अब ये तीन आकार कहते हैं प्रत्येकम सामनासिक और निर्नुनासिक। अब ये निर्नुनासिक और ऐसे ही क्या है, ये उदात्त और ये सामनासिक हो जाएगा। ठीक है,
या बन जाएगी सूची, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका, ये स्वरित हो गया, स्वरिता नाच का, ठीक है। और फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात, अब ये 6 हो गए आपके, 6, ये तो 6 ह्रस्व हो गए। इसी प्रकार से 6 हो जाएंगे आपके दीर्घ, दीर्घ हो जाएंगे 6। क्या हो जाएगा, जैसे आ, मैं लिख देता हूं पहले, आ, और ये आ, और ये आ, अभी लिख दूंगा, पूरा बताऊंगा, ठीक है। आ, और ये आपका आ, ये क्या हो गया आपका उदात, ये अनुदात, और ये स्वरित। निर्नुनासिक हो गए, ये सानुनासिक उदात, और ये अनुदात, और ये स्वरित। 6 हो गए, 12 हो गए। इसी प्रकार से आप इसमें आप प्लुत ले लेंगे, ये प्लुत, ठीक है। ये 3 का अंक है वास्तव में, ठीक है जी, त्रिमात्रक बताने के लिए। अब ऐसे ही ये उदात्त, ये अनुदात्त, ये स्वरित, ये उदात्त, ये अनुदात्त, और ये स्वरित। 6 ये हो गए। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेदात अष्टादश धामन, 18 प्रकार से भिद्यंते, 18 प्रकार का भेद हो जाते हैं, 18 आकार हो जाते हैं। ठीक, तो मैंने लिख के बता दिया आपको। 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए। तथे वर्ण, इसी प्रकार से वर्ण, ये वर्ण भी 18 प्रकार का है, वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया है। और तथो वर्ण, उसी प्रकार से तथा उवर्ण, उवर्ण भी 18 प्रकार का है, है? अनुदात, उदात, बोधात, अनुदात, स्वरित, और निर्नुनासिक, सामनासिक, और ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तथा रिवर्ण, उसी प्रकार से रिवर्ण भी 18 प्रकार का है। रिवर्ण से दीर्घाना संति, और रिवर्ण में क्या वास्तव में लि का दीर्घ नहीं है, प्रयोग ही नहीं है उसका। तो कहते हैं तम द्वादश भेदमाचक्षते, इसलिए विद्वान लोग उसको 12 प्रकार का मानते हैं। तो दीर्घ है नहीं तो 6 कम हो जाएंगे, 6 ह्रस्व रह जाएंगे, 6 प्लुत रह जाएंगे, तो 12 प्रकार का लिपि मिलता है। संध्यक्षराणाम ह्रस्वान संति तान्यपि द्वादश प्रभेदानि, कहते हैं जो संध्यक्षर हैं, ए ओ आई औ, इनका ह्रस्व नहीं मिलता है, इनका ह्रस्व नहीं है। ह्रस्वान संति तान्यपि, वे भी कितने, द्वादश प्रभेदानि, वो भी 12 प्रकार के 12 हैं। अंतःप्रभेदा रेफ वर्जिताय वलाह सानुनासिका निरनुनासिकाश्च, और जो अंत वर्ण है वो 2 प्रकार के, परंतु रेप को छोड़ करके। रेप, रेप का 2 भेद नहीं, रेप तो एक ही है। कौन से अंत 4 वर्ण है, 4 में र हटा दिया तो क्या बच गया, या व लाह, या व ल बच गए। सानुनासिक, ये सानुनासिक भी है और निर्नुनासिकाश्च, निर्नुनासिक भी है। अर्थात ये आपको क्या है, जो यह कैसा है, हमारे पास 2 प्रकार के हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही हुआ हो गया आपका, ये ऐसे ही ला हो गया आपका। इनके 2 भेद हैं जी, ठीक है, निरनुनासिक, सानुनासिक, ठीक है, वही बता दिया इन्होंने। रेफोष्मणाम सवर्णा ना संति, अच्छा इनका माने इसका सवर्ण ये हो गया, इसका सवर्ण ये हो गया, इसका सवर्ण ये हो गया, मतलब 2 भेद हैं, ठीक है, उसी बता रहे हैं। जैसे ह्रस्व 18 प्रकार का है, तो वो आपस में क्या है, भाई भाई हो गए, सवर्ण संज्ञक हो गए, सवर्ण संज्ञक। ऐसे ही वर्ण हो गया, वर्ण हो गया, जिनके जितने जितने भेद हैं वो सारे सवर्ण होंगे, उनका समान स्थान होता है, समान प्रयत्न होता है। हाँ, रेफोष्मणाम सवर्णा संति, रेफ और ऊष्म, रेफ मन रा, और ये श, और ये श, और ये आपका स,
इनके सवर्ण नहीं होते, इनका कोई भेद ही नहीं होता, ये अकेले अकेले होते हैं, इनका निर्नुनासिक सामनासिक कुछ नहीं होता, यही होते हैं, इसलिए ये इनका कोई सवर्ण ही नहीं होता है, इनका कोई है ही नहीं। सवर्ण स्थान क्या देखें, समान स्थान क्या प्रयत्न, ठीक है। और कहते हैं वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण, जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये इनके वर्ण अपने वर्ग के वर्णों के साथ में सवर्ण होते हैं, ठीक है। ये बता दिया, क्योंकि मानिएगा जैसे ये ले लिया कवर्ग, माने ये कवर्ग, कवर्ग में क्या आ जाएगा आपका, ये आगे क ख और ग और ये घ और ङ, ठीक है जी। अब वर्ग मन के वर्ग्यो वर्गीण माने वर्ग, वर्ग माने वर्ग में होने वाला जो अक्षर है वो अपने ही वर्ग के साथ में सवर्ण होता है, अपने ही वर्ग के साथ में क्या होता है, सवर्ण होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसलिए क्या है, ये जो वर्ण ये आपस में क्या है, सवर्णी है, क्या है, सवर्णी है ये। तो वर्ग्यो वर्गीण इसी प्रकार से चवर्ग के भी आपस में, कवर्ग का चवर्ग के साथ में नहीं है, अपने वर्ग के अक्षर अपने वर्ग के वर्णों के साथ में सवर्ण होते हैं, क्योंकि उनका समान समान प्रयत्न होता है, समान स्थान होता है, मुख्य रूप से। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब इतनी बात तो इन्होंने समझा दी, ठीक है। अब आगे उदाहरण देते हैं। उदाहरण इसका क्या है, दंडाग्रम खट्वाग्रम। तो यहां पर क्या हो गया है, यहां पर सिद्धि तो आपको बता ही दिए, यहां पर ये क्या हो गया, ये दंड और अग्रम, यही तो है दंड अग्रम। अब दंड अग्रम में ये आ और ये आ, तुल्यार्थ प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञक हो रहे हैं, तो अतः सवर्णे दीर्घ, माने अक के उत्तर सवर्ण दीर्घ, सवर्ण के परे रहते अका सवर्ण दीर्घ, दोनों के स्थान पूर्व के स्थान दीर्घ हो जाएगा, और स्थानांतरतमा से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ सवर्ण संज्ञा काम आ गई। तो ऐसे खट्टा प्लस अग्रम खट्वाग्रम, ये तो संधि है, ठीक। अब कहते हैं आस्य ग्रहणम किम, कोशिश करते देखते हैं यहाँ पर, आस्य ग्रहणम किम, इस सूत्र में आस्य ग्रहण क्यों किया जी, मुख का ग्रहण क्यों कर दिया, मुख पर आस्य की जरूरत, ऐसा कह दे तुल्य प्रयत्न, तुल्य प्रयत्न से भी तो काम चल जाता। तो कहते हैं इसलिए पढ़ा का चट तपानाम तुल्य प्रयत्नानाम भिन्न स्थानानाम मा भूत। अब देखिए ये का चट तप, इन सभी वर्णों का जो प्रयत्न दिया है, आभ्यंतर प्रयत्न क्या दिया है इनको, क से म तक लेकर के 25 जो वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट होता है, स्पृष्ट प्रयत्न होता है। इन सभी का प्रयत्न तो समान है, परंतु क्या है, आस्य स्थान नहीं समान है, तो भिन्न स्थानों का ना हो जाए, माने प्रयत्न समान होने पर भिन्न स्थान वालों का होने लगेगा, तो वो ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर आस्य ग्रहण किया है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। अब जो मैंने वृत्ति में जो आस्य बनाया है उसका अर्थ आपको समझ में आया है। एक वचन माने एक ही स्थान का हमें देखना होगा, माभूत किंच स्यात्, और भैया हो जाए तो क्या होगा है, हो जाने तो क्या दिक्कत है, कहते हैं इनकी इनकी हो जाए सवर्ण संज्ञा, क्या परेशानी है, तो कहते हैं हानि है। कर्ता तर्पतुम इत्यत्र झरोझरी सवर्णे इति पकारस्य तकारे लोपः स्यात्, ठीक है। कि तर्पता तर्पतुम, ये है जी क्या है, तर्पता, एक ले
यहाँ पर यदि इसकी प और त की सवर्ण संज्ञा हो जाए, देखो इनका आभ्यंतर प्रयत्न समान है, सवर्ण संज्ञा हो जाए तो क्या जरोजरी सवर्ण है, हल से उत्तर झर का लोप हो जाएगा, सवर्ण झर के परे रहते हैं, ये भी झर है ये भी झर है, सवर्ण झर तो इसके परे रहते इसका हो जाएगा, ये दोनों जो सवर्ण है ये या मैं क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा तरता, पका लोप हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा तरता, एक गलत बन जाएगा तरता। तो कहते हैं भाई पकारस्य तकारे लोप स्यात्, लोप हो जाएगा। अच्छा जी चलो ठीक है रख लेते हैं ऐसे। यहाँ पर प्रयत्न ग्रहणम किम, तो भाई प्रयत्न ग्रहण हटा दो फिर स्थान समान ले लो। तो कहते हैं इच्छु यशानाम तुल्य स्थानानाम भिन्न प्रयत्नानाम मा भूत। भाई यदि प्रयत्न इसमें ग्रहण नहीं करेंगे तो इच्छु इनका ई वर्ण का च वर्ग का या का श का स्थान क्या है, तुल्य है, चालू है, समान है, परंतु प्रयत्न तो इनका भिन्न है, इसका स्पृष्ट है इसका विवृत है, ठीक है, भिन्न प्रयत्नानाम, ठीक है। और जो ये आपके यार अलावा इनका ईशत स्पृष्ट है, इसका क्या, इसका विवृत हो गया, इसका स्पृष्ट हो गया, और इसका हो गया ईशत स्पृष्ट, और श का भी आपका क्या है, श का ईशत विवृत है। तो भिन्न प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न भिन्न होने पर भी इनकी होने लगेगी, यदि प्रयत्न नहीं पढ़ेंगे तो तुल्य स्थान वाले होने पर इनकी होने लगेगी मां भूत। अच्छा हो जाए तो किंच स्यात्, भाई हो जाएगी तो क्या परेशानी है, तो कहते हैं परेशानी ये है जी आरुष्योत्ततीत्यत्र झरोजरी सवर्णे इति शकारस्य चकारे लोपः स्यात्। यदि यहाँ पर इनकी हो जाए तो वास्तव में ये क्या आरुष और श्योतति इत्यत्र, तो यहाँ पर क्या है इस वाले शकार की श्योतति माने चित्र शातने धातु है तो उसका लट लकार का प्रथम पुरुष का रूप है, और ये अरुष शब्द अरुष तो उसको संधि कर दी है, तो ये तालबे। तो कहते हैं यदि इसकी और इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाए, माने शकी और चवर्ग की यदि सवर्ण संज्ञा हो जाएगी भिन्न स्थान वालों की भी, प्रयत्न है वो स्थान समान वालों की भिन्न प्रयत्न वालों की, तो यहाँ पर क्या हो जाए जरोजरी सवर्ण है, ये श और च सवर्ण संज्ञक माने जाएंगे, तो हल से उत्तर इस श का सवर्ण झर के परे रहते लोप प्राप्त हो जाएगा। यदि शकार से चकारे माने इस शकार का, इसका नहीं ये तो हल में आएगा, तो हल से उत्तर झर का ये झर में आ गया और च भी झर में आ गया, तो शकार का चकार के परे रहते लोप स्यात्, तो अरुष्योतति ऐसा बन जाएगा, जबकि हमें चाहिए दोष अरुष अरुष श्योतति, ठीक है। चलो जी ये हो गया, आज सूत्र हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलो ये तो अच्छी बात हो गई। अब कहते हैं एक वार्तिक दे रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है वार्तिक, वार्तिक है ये सूत्र तो हो गया जी, ठीक है। ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, यहाँ पर सूत्र में महर्षि पाणिनि ने तो कह दिया है कि तुल्य स्थान और तुल्य प्रयत्न वाले वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, परंतु कहते हैं ऐसा है तुल्य स्थान वाले प्रयत्न समान हो, परंतु तुल्य स्थान वाले ये जो है रिवर्ण और लिवर्ण इनकी सवर्ण संज्ञा माननी, ये आपस में क्या होते हैं सवर्णी होते हैं, क्या है इनका प्रयत्न तो एक ही है विवृत, परंतु इनका स्थान भिन्न है, री का स्थान अलग दंत है और री का स्थान मूर्धा है। तो कहते हैं ऋकार ऋकारयोः सवर्ण संज्ञा वक्तव्या, रिवर्ण और लिवर्ण की परस्पर सवर्ण संज्ञा कहनी चाहिए। कहते हैं किस लिए, होत्री ऋकारः होत्रीकारः। अब यहाँ पर ये री है ये री है, अब यहाँ का सवर्ण सीधा लगाएंगे,
अका सवर्ण दीर्घ कब लगेगा? जब दोनों की इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। सवर्ण संज्ञा, तो सवर्ण संज्ञा वार्तिक से हो गई। री और ये री दोनों क्या है? परस्पर भिन्न स्थान वाले होते हुए भी क्या है? इनका प्रयत्न समान होने पर क्या है? इनकी सवर्ण संज्ञा है। सवर्ण संज्ञा अका सवर्ण दीर्घ, अका सवर्ण दीर्घ होने से क्या हो गया? री और इसके दीर्घ प्राप्त हुआ। अब दीर्घ कौन सा हो? तो ये आपको पहले ही बता दिया, लृवर्ण से दीर्घानुसंत, लृवर्ण का दीर्घ है ही नहीं। अब स्थानांतरतमा लगाने लगे तो लृवर्ण का दीर्घ तो है ही नहीं, तो दीर्घ किसका है? वो हो जाएगा अपने आप। तो किसका है? ऋवर्ण का दीर्घ है, तो दीर्घ हो जाता है होत्रिकारः। उभयोर ऋवर्णस्य लृवर्णस्य चान्तरतम सवर्णो दीर्घो नास्ति इति ऋकार एव दीर्घो भवति। उभयो माने रि और लृ, इनका इनमें ऋवर्ण और लृवर्ण का चान्तरतम सवर्ण दीर्घ, ऐसा कोई दीर्घ वर्ण नहीं है जिसमें री भी आए, री का स्थान भी आ जाए और री का भी आ जाए, ऐसा कोई वर्ण है ही नहीं है। जैसे कहीं पर क्या करते हैं? वृद्धि, मानिएगा री के स्थान में कहीं पर हम गुण करते हैं, गुण गुण, तो गुण में क्या गुण किस किस को प्राप्त होता है? जैसे आ और ए और ओ, परंतु उर्ण रपर से क्या हो जाता है? इसमें र जुड़ जाता है, तो अब थोड़ा सा मिल जाता है इससे, परंतु यहां पर तो कोई ऐसा दीर्घ वर्ण है ही नहीं जिसमें रिकार की भी सदृशतमता मिल जाए और रिकार की भी मिल जाए। तो अब कौन सा दीर्घ होगा? बस अब तो एक ही है, रिकार का, इनमें से रिकार एवं दीर्घो भवति, रिकार ही हो जाएगा। चलिएगा, सवर्ण प्रदेशाः माने सवर्ण संज्ञा के का प्रदेश कहां पर है? कार्य करने के लिए द्वाका सवर्ण दीर्घ इति एवं आदय, इस प्रकार से अनेक सूत्र है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें ये मानिएगा एक शब्द का भी अर्थ नहीं बचा जो मैंने आपको नहीं समझा। शायद ही आपको इतना विस्तार से कोई कहीं समझाए, नहीं समझाएगा, मुझे ये पता है। मैंने इसके लिए आपके लिए और विशेष मेहनत की है, विशेष मेहनत की है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये थोड़ा सा कठिन सूत्र है। मुख्य रूप से जो बातें थी, एक तो मैंने आपको ये समझा दिया, इस पर ध्यान रखेंगे हमेशा। आस्ये सप्तमी का प्रयोग करने, एक वचन करने से क्या है? भिन्न भिन्न स्थानों के समान प्रयत्नवानों की नहीं होगी, यहाँ एक ही स्थान अपने आप आएगा। एक तो ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। बाकी आपको और तो मैंने ये बात समान जाती है कम प्रति, ये जो दो शब्द पड़े हुए वृत्तिकार ने किस दोष को हटाने के लिए पढ़े वो भी मैंने समझा दिया। चलिएगा, वैसे एक कक्षा आप ऐसी कोई पढ़ेंगे किसी से ट्यूशन लेके तो शायद ही आपको कोई हजारों रुपए ले लेगा तो भी नहीं पढ़ाएगा, पर मैंने आप सभी को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। निःशुल्क अर्थात आपके सहयोग से पढ़ा रहा हूँ, निःशुल्क तो क्या कहूंगा मैं, क्योंकि आप लोग सभी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ठीक है, चलिएगा मित्रों, तो ये सूत्र कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है, बाकी शिक्षा वाली बातें थी, वर्णोच्चार शिक्षा आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो ये बता दिया आप। अगला हमारा सूत्र है इसका अपवाद सूत्र, माने इसका निषेध, अपवाद तो नहीं कहेंगे, निषेध करने वाला। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।